हेलो गाइज, वेलकम टू स्टडी पॉइंट। आज हम प्राचीन, मध्यकालीन और आधुनिक भारत में जितने भी प्रमुख युद्ध हुए हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे। सो गाइज, स्टार्ट करते हैं। प्राचीन एवं मध्यकालीन भारत के प्रमुख युद्ध। सबसे पहले है हाइडेस्पिस का युद्ध। हाइडेस्पिस का युद्ध 326 ईसा पूर्व में सिकंदर व राजा पूर्व के मध्य लड़ा गया। इस युद्ध में सिकंदर ने राजा पूर्व को पराजित किया। यह युद्ध 326 में झेलम नदी के तट पर लड़ा गया। सिकंदर की सेना हिंदू कुश पर्वत को पार करके भारत में प्रवेश किया। आगे है कलिंग युद्ध। कलिंग युद्ध 261 ईसा पूर्व में अशोक व कलिंग के राजा के मध्य लड़ा गया। इस युद्ध में अशोक ने कलिंग के राजा को पराजित किया, परंतु युद्ध की विभीषिका से दुखी होकर अशोक ने बौद्ध धर्म को अपना लिया। अशोक ने कलिंग का युद्ध अपने राज्याभिषेक के 8 वर्ष के बाद लड़ा और यह अशोक का अंतिम युद्ध था। आगे है रावर का युद्ध। रावर का युद्ध 712 ईसा में लड़ा गया। इस युद्ध में मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध के राजा दाहिर को पराजित किया। आगे है पेशावर का युद्ध। पेशावर का युद्ध 27 नवंबर 1001 ईसा में लड़ा गया। इस युद्ध में मोहम्मद गजनी ने राजा जयपाल को हराया। जयपाल को उन्होंने मारा नहीं और ऐसे ही छोड़ दिया, लेकिन इससे जयपाल काफ़ी अपमानित महसूस हुए और उन्होंने अपने आप को अग्नि में आत्मदाहित कर लिया। मोहम्मद गजनी द्वारा भारतीय उपमहाद्वीप में गजनी साम्राज्य के विस्तार में यह युद्ध महत्वपूर्ण था। आगे है तराइन का प्रथम युद्ध। तराइन का प्रथम युद्ध 1191 में पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच में लड़ा गया। इसमें पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गौरी को पराजित किया। आगे है तराइन का द्वितीय युद्ध। तराइन का द्वितीय युद्ध 1192 में लड़ा गया। इस युद्ध में मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान को पराजित किया। इस युद्ध में पृथ्वीराज चौहान की मृत्यु नहीं हुई थी, लेकिन जो पृथ्वीराज चौहान की तरफ से गोविंद राय थे उनकी यहाँ पर हत्या की गई थी। आगे है चंदावर का युद्ध। चंदावर का युद्ध 1194 में जयचंद और मोहम्मद गौरी के बीच में लड़ा गया। इस युद्ध में मोहम्मद गौरी ने जयचंद को हराया और इस युद्ध में जयचंद की हार के परिणाम स्वरूप अजमेर पर मुसलमानों का प्रत्यक्ष आधिपत्य स्थापित हो गया। आगे है पानीपत का प्रथम युद्ध। पानीपत का प्रथम युद्ध 21 अप्रैल 1526 ईस्वी में इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच में लड़ा गया। इसमें बाबर विजय रहा। पानीपत के प्रथम युद्ध में बाबर ने तुलगमा युद्ध नीति एवं तोपखाने के प्रयोग से युद्ध को जीता था। तोपखानों को सजाने में उस्मानिया पत्ती का प्रयोग किया गया था। इस युद्ध में बाबर के पास 2 प्रमुख निशानेबाज थे, उस्ताद अली और मुस्तफ़ा। बाबर ने तुलगमा पत्ती जो युद्ध नीति थी ये उज्बेकों से सीखी थी, लेकिन बाबर ने सबसे पहले पानीपत के प्रथम युद्ध में तोपों का प्रयोग नहीं किया। इससे पहले बाबर बेरा के युद्ध में जो 1519 में हुआ था वहाँ पर तोपों का प्रयोग कर चुका था। आगे है प्रथम पानीपत का युद्ध था, इसके बाद ही बाबर ने कलिंदर की उपाधि प्राप्त की थी। आगे है खानवा का युद्ध। खानवा का युद्ध 17 मार्च 1527 में बाबर और राणा सांगा के बीच में लड़ा गया। इसमें बाबर की विजय हुई। खानवा के युद्ध के बाद बाबर ने गाजी की उपाधि धारण की। चंदेरी का युद्ध 1528 में लड़ा गया बाबर और मेदिनी राय के मध्य। इसमें बाबर की विजय हुई। आगे है गागरा का युद्ध। गागरा का युद्ध 6 मई 1529 में बाबर और मोहम्मद लोदी के बीच में लड़ा गया। इसमें बाबर की विजय हुई। बाबर ने इस युद्ध में बंगाल और बिहार की सुख सेना को पराजित किया था। बाबर के आक्रमण के समय बंगाल का शासक नुसरत शाह था। आगे है दोहरा का युद्ध। दोहरा का युद्ध 1532 में हुमायूं व लोदी के बीच में लड़ा गया। इसमें हुमायूं ने मोहम्मद लोदी को पराजित किया। आगे है चौसा का युद्ध। चौसा का युद्ध 26 जून 1539 को शेर खां और हुमायूं के बीच में लड़ा गया। इसमें शेर खां की विजय रहा। चौसा के युद्ध के बाद ही शेर खां ने अपने आप को शेरशाह की उपाधि से सुसज्जित किया था। उसके बाद है कनौज में बिलग्राम का युद्ध। इन्हें दोनों ही कहते हैं कनौज या बिलग्राम का युद्ध। यह 17 मई 1540 में लड़ा गया। कनौज की लड़ाई में हुमायूं का साथ उसके भाइयों अस्करी व हिंदाल ने दिया था। कनौज में पराजित होने के बाद जो हुमायूं है वो सिंध चला गया था। वहाँ पर जाकर उसने जो हमीदा बानो बेगम है उनसे लगभग 29 अगस्त 1541 को शादी की थी। उसके बाद उन्होंने लाहौर थे वहाँ पर 1555 पर कब्जा कर लिया था लाहौर पर। आगे है मच्छीवाड़ा का युद्ध। मच्छीवाड़ा का युद्ध 1555 में हुमायूं एवं अफगान सलार खान के मध्य में लड़ा गया। इसमें हुमायूं विजयी रहा। उसके बाद है सरहिंद का युद्ध। सरहिंद का युद्ध जून 1555 में लड़ा गया। इसमें
हुमायूं और सिकंदर शाह सूरी के बीच में यह लड़ा गया था। इसमें हुमायूं विजयी रहा था। आगे है पानीपत का द्वितीय युद्ध। पानीपत का द्वितीय युद्ध 5 नवंबर 1556 में अकबर एवं हेमू के बीच में लड़ा गया। अकबर की तरफ से इस युद्ध में बैरम खां, जो अकबर के संरक्षक थे, उन्होंने भाग लिया था। इसमें अकबर विजयी रहा। बैरम खां 1556 से 1560 तक अकबर के संरक्षक रहा। जो हेमू था, हेमू को विक्रमादित्य की उपाधि आदिल शाह ने दी थी। आगे है तालीकोट का युद्ध। तालीकोट का युद्ध 1565 में लड़ा गया। इस युद्ध में बहमनी साम्राज्य के 4 मुस्लिम राज्यों ने सम्मिलित रूप से विजयनगर साम्राज्य को हराया। इस युद्ध को बनी हट्टी के युद्ध के नाम से भी जाना। आगे है हल्दीघाटी का युद्ध। हल्दीघाटी का युद्ध 1576 में मुगल सेनापति मानसिंह और राणा प्रताप के बीच में लड़ा गया। इसमें मुगलों की विजय हुई। उसके बाद अकबर ने 1591 में खानदेश को जीता था, जो खानदेश को दक्षिण भारत का प्रवेश द्वार माना जाता है। अकबर ने सम्राट की उपाधि भी दक्षिण विजय के बाद ही ग्रहण की थी। उसके बाद आता है अहमदनगर का युद्ध। अहमदनगर का युद्ध 1600 में अकबर की सेना और गोंडवाना की रानी चांद बीवी के मध्य लड़ा गया। इसमें अकबर विजयी रहा। आगे है असीरगढ़ का युद्ध। असीरगढ़ का युद्ध 1601 में अकबर और मियाँ बहादुर के मध्य लड़ा गया। इसमें भी अकबर विजयी रहा। यह अकबर का अंतिम सैन्य अभियान था। 1605 में अतिसार के कारण 21 अक्टूबर 1605 को अकबर की मृत्यु हो जाती है। अकबर को सिकंदरा में दफनाया जाता है। आगे है दरमत का युद्ध। दरमत का युद्ध जून 1658 में बहादुरपुर में लड़ा गया। यह उत्तराधिकारी का प्रथम युद्ध था, जो औरंगजेब और दारा सिकोह के मध्य लड़ा गया। इसमें औरंगजेब विजयी रहा। आगे है सामूगढ़ का युद्ध। सामूगढ़ का युद्ध 1658 में लड़ा गया। ये भी औरंगजेब और दारा सिकोह के मध्य लड़ा गया। इसमें औरंगजेब विजयी रहा। उत्तराधिकारी का अंतिम युद्ध 1659 में औरंगजेब और दारा सिकोह के मध्य ही लड़ा गया था। आगे है आधुनिक भारत के प्रमुख युद्ध। आधुनिक भारत के प्रमुख युद्धों में सबसे पहले है खेड़ा का युद्ध। खेड़ा का युद्ध 1707 में छत्रपति साहू एवं ताराबाई के मध्य लड़ा गया। इसमें साहू विजयी रहा। आगे है सकरखर्दा का युद्ध। सकरखर्दा का युद्ध 1724 में निजामुल मुल्क एवं मुबारक खां के मध्य लड़ा गया। इसमें निजामुल मुल्क की विजय रहा। आगे है भोपाल का युद्ध। भोपाल का युद्ध 1737 में बाजीराव प्रथम एवं मुगलों के मध्य लड़ा गया। इसमें बाजीराव प्रथम जब दिल्ली अपने मराठों के साथ दिल्ली में प्रवेश करते हैं, तो मुगलों के द्वारा कोई भी विरोध नहीं किया जाता और ये युद्ध जीत जाते हैं। आगे है करनाल का युद्ध। करनाल का युद्ध 24 फरवरी 1739 में नादिर शाह एवं मोहम्मद शाह के मध्य लड़ा गया। इसमें नादिर शाह ये युद्ध जीत गया। नादिर शाह दिल्ली में लगभग 57 दिनों तक रुका और वापस जाते समय 30 करोड़ रुपए नगद, तख्ते ताऊत, कोहिनूर हीरा एवं मोहम्मद शाह द्वारा तैयार करवाई गई हिंदू संगीत की प्रसिद्ध चित्रित फारसी पांडुलिपि को अपने साथ ले गया। आगे है गिरिया का युद्ध। गिरिया का युद्ध 1740 में सरफराज खां एवं अलीवर्दी खां के मध्य लड़ा गया। इसमें अलीवर्दी खां विजित रहा। आगे है कर्नाटक का युद्ध। कर्नाटक का प्रथम युद्ध 1744 से 1748 के मध्य लड़ा गया। इस युद्ध में प्रत्यक्ष रूप से कर्नाटक के नवाब पद के उत्तराधिकारी का संघर्ष था, परंतु अप्रत्यक्ष रूप से इसमें ब्रिटिश इंडिया कंपनी और फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की शक्तियां लड़ रही थी। जो फ्रांसीसी कंपनी थी उसकी तरफ से डुप्ले नेतृत्व कर रहे थे और अंग्रेजों की तरफ से क्लाइव इसका नेतृत्व कर रहे थे। दोनों आगे है द्वितीय कर्नाटक युद्ध। द्वितीय कर्नाटक युद्ध 1750 से 54। कुछ बुकों में यह 1751 से 1755 दिया हुआ है। इसमें फ्रांसीसी की तरफ से डुप्ले और अंग्रेजों की तरफ से क्लाइव नेतृत्व कर रहे थे। इसमें अंग्रेजों की जीत हुई। द्वितीय कर्नाटक युद्ध में हैदराबाद और कर्नाटक के उत्तराधिकारी के युद्ध में अंग्रेज और फ्रांसीसियों ने खुलकर भाग लिया। अंग्रेजों ने हैदराबाद में नासिरगंज और कर्नाटक में अनवरुद्दीन थे उसका साथ दिया, जबकि फ्रांसीसियों ने कर्नाटक में चंदा साहब और हैदराबाद में मुजफ्फरजंग का साथ दिया। इसी कारण क्या हुआ, दोनों शक्तियां आपस में लड़ने लगी, एक दूसरे के सामने आ गई। 1755 में अंग्रेज तथा फ्रांसीसियों के बीच पांडिचेरी में संधि हो गई, द्वितीय कर्नाटक युद्ध जिससे समाप्त हुआ। संधि में इस प्रावधान को केंद्रित किया गया कि दोनों शक्तियां भारतीय राज्यों के आंतरिक मामले में किसी भी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं करेगी। अंग्रेज और फ्रांसीसियों ने एक दूसरे के विजित प्रदेशों को वापस कर दिया। इस प्रकार जो द्वितीय कर्नाटक युद्ध था वो खत्म हो गया। आगे है
तृतीय कर्नाटक युद्ध। तृतीय कर्नाटक युद्ध 1757 से 1763 के मध्य फ्रांसीसी और अंग्रेजों के मध्य लड़ा गया। फ्रांसीसी सेना की तरफ से लेली एवं अंग्रेजों की तरफ से रॉबर्ट क्लाइव ने नेतृत्व किया। तृतीय कर्नाटक युद्ध था, उसके होने के कारण सबसे पहले द्वितीय कर्नाटक युद्ध की समाप्ति पांडिचेरी की संधि से हुई थी, वो भी अस्थायी साबित हुई, क्योंकि यूरोप में जो फ्रांसीसी और से अंग्रेजों के बीच में 7 वर्षीय युद्ध हुआ, उसका वातावरण, उसका प्रभाव भारत पर पड़ा और भारत में भी युद्ध का माहौल बन गया, जिससे दोनों शक्तियां आपस में आमने सामने आ गई। 1763 में यूरोप में जो पेरिस में अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के मध्य पेरिस की संधि होती है, जिसके कारण कर्नाटक का तीसरा युद्ध भी समाप्त हो जाता है। आगे है प्लासी का युद्ध। प्लासी का लड़ाई 23 जून 1757 को बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला की सेना और रॉबर्ट क्लाइव के नेतृत्व में ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना के बीच में हुई। सिराजुद्दौला की सेना बहुत बड़ी थी और अंग्रेजों की सेना लगभग 3200 के आसपास थी, लेकिन सिराजुद्दौला के जो सेनापति थे मीर जाफर, उसके षड्यंत्र के कारण सिराजुद्दौला की सेना का एक बहुत बड़ा भाग युद्ध में भाग नहीं ले पाया, जिसके कारण सिराजुद्दौला की हार हो गई। उसके बाद है आगे है बेदारा का युद्ध। बेदारा का युद्ध 1759 में अंग्रेज एवं डचों के मध्य हुआ, इसमें भी अंग्रेज विजयी रहे। आगे है वंडीवर्स का युद्ध। वंडीवर्स का युद्ध 1760 में अंग्रेज और फ्रांसीसी सेना के बीच में लड़ा गया। अंग्रेजों की तरफ से आरकूट और फ्रांसीसी सेना के मध्य में लेली ने नेतृत्व किया, इसमें भी अंग्रेजों की विजय हुई। आगे है पानीपत का तृतीय युद्ध। पानीपत का तृतीय युद्ध 14 जनवरी 1761 में अहमद शाह अब्दाली एवं मराठों के मध्य लड़ा गया। अहमद शाह अब्दाली मराठों पर अपनी प्रतिशोध लेने के लिए भारत पर आक्रमण किया था। इसमें अहमद शाह अब्दाली जीते और मराठियों की हार हुई। आगे बक्सर का युद्ध 22 अक्टूबर 1764 को अंग्रेजों की तरफ से हेक्टर मुनरो एवं मीर कासिम सिराजुद्दौला और शाह आलम की सेना के द्वारा लड़ा गया, लेकिन 1765 में हेक्टर मुनरो की जगह क्लाइव दूसरी बार बंगाल का गवर्नर बनकर लौटा और बक्सर के युद्ध के समझौते के मसौदे तैयार किए और जो मुगल शाहजहाँ थे उनसे बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी प्राप्त कर ली। परंतु क्लाइव के आने से मीर जाफर की मृत्यु हो चुकी थी, इसलिए 1765 में जब क्लाइव भारत लौटता है तो देखता है कि मीर जाफर की मृत्यु हो जाती है, लेकिन उसके बेटे निजामुद्दौला को अंग्रेजों ने नवाब की गद्दी पर बैठाया और उसके साथ संधि कर ली। आगे है रूहेला युद्ध। रूहेला युद्ध 1774 में हेस्टिंग एवं हाफिज खां के मध्य लड़ा गया, इसमें हेस्टिंग की जीत हुई। आगे है सिंदखेड़ा का युद्ध। सिंदखेड़ा का युद्ध 1775 में लड़ा गया निजाम एवं मराठों के बीच में, इसमें मराठे विजित रहे। आगे है प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध। प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध 1775 से 1782 के बीच में अंग्रेज व मराठों के बीच में लड़ा गया। अंग्रेजों की तरफ से वारन हेस्टिंग व मराठों की तरफ से नाना फडणवीस ने इसका नेतृत्व किया, इसमें अंग्रेज विजित रहे। इसके अंतर्गत सूरत की संधि 1775 में और सालबाई की संधि 1782 में हुई। आगे है द्वितीय मैसूर युद्ध। द्वितीय मैसूर युद्ध 1780 से 84 के बीच वारन हेस्टिंग एवं हैदर अली और टीपू सुल्तान के मध्य हुआ। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध होने के कारण क्या थे? 1771 में मराठों ने मैसूर पर आक्रमण कर दिया। मद्रास की संधि जो 1769 में हैदर अली और अंग्रेज के बीच में हुई थी, संधि के अनुसार हैदर अली की सहायता अंग्रेजों को करनी थी, परंतु अंग्रेजों ने इसमें कोई रुचि नहीं दिखाई। उधर मराठा एवं निजाम मुंबई प्रेसिडेंसी में अंग्रेजों के खिलाफ युद्ध लड़ रहे थे। हैदर अली ने भी अंग्रेजों के विश्वासघात को देखते हुए अंग्रेज और निजामों के साथ त्रिगठ संधि कर ली। जुलाई 1780 में हैदर अली ने कर्नाटक आक्रमण कर दिया और यहीं से द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध आरंभ हो गया। 7 दिसंबर 1782 को हैदर अली की मृत्यु हो गई। उसके पुत्र टीपू सुल्तान ने उसके स्थान पर युद्ध जारी रखा, परंतु अब ना तो युद्ध अंग्रेज जारी रखने की स्थिति में थे और न ही टीपू सुल्तान उनको करारी मात देने की स्थिति में था। ऐसे में मार्च 1784 में दोनों पक्षों ने मंगलोर की संधि कर ली, जिसके तहत दोनों पक्षों ने एक दूसरे के भूभागों को लौट देने की सहमति व्यक्त करी। इस प्रकार द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध समाप्त हो गया। तृतीय मैसूर युद्ध 1790 से 92 के बीच में अंग्रेजों और टीपू सुल्तान के बीच में हुआ। यह युद्ध भी अंग्रेजों की छलपूर्ण नीति का ही परिणाम था। 1788 में कंपनी ने हैदराबाद के निजाम को फिर से टीपू के खिलाफ युद्ध के लिए तैयार
होने के लिए पत्र लिखा। टीपू ने इसे संधि को उल्लंघन के रूप में लिया और 1789 में त्रावणकोर पर आक्रमण कर दिया। त्रावणकोर का राजा अंग्रेजों का मित्र था। टीपू के इस आक्रमण का आधार बनाकर अंग्रेजों ने निजाम और मराठों के साथ भी संधि कर ली। तृतीय जो आंग्ल मैसूर युद्ध था ये 3 चरणों में हुआ। पहले चरणों में अंग्रेजों का जो सेनापति था वो जनरल मिडो था। इसमें टीपू सुल्तान की काफ़ी मजबूत स्थिति थी। दूसरे चरण में 1790 में कर्नल वॉलिस को नेतृत्व संभाला गया और जब तीसरा अभियान था तीसरे चरण में कर्नल वॉलिस की सहायता के लिए कई अंग्रेज अधिकारी सामने आए, जिससे अंग्रेजों की जो सामरिक स्थिति काफ़ी मजबूत होने के कारण टीपू सुल्तान ने आत्मसमर्पण करना पड़ा। मार्च 1792 में उसे श्रीरंगपट्टनम की संधि के साथ बाध्य होना पड़ा। इस अपमानजनक संधि के अंतर्गत टीपू सुल्तान को अपने राज्य का लगभग आधा हिस्सा अंग्रेज, मराठों व निजामों को देना पड़ा। अंग्रेजों को युद्ध के हर्जाने के रूप में 3 करोड़ रुपए देने पड़े और अपने 2 बेटों को अंग्रेजों के पास बंदी बनाकर रखना पड़ा। इस प्रकार तीसरा जो मैसूर युद्ध था वो खत्म हो गया। लेकिन आगे चतुर्थ युद्ध आता है। चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध मार्च 1799 से मई 1799 तक चलता है। श्रीरंगपट्टनम की संधि की जो अपमानजनक संधि की थी, टीपू सुल्तान को के स्वाभिमान शासक अधिक समय तक बर्दाश्त नहीं कर सका। भारतीय राज्य में उसे किसी प्रकार के सहयोग की आशा नहीं थी, परंतु अंग्रेजों को खदेड़ने के लिए टीपू सुल्तान ने अंतर्राष्ट्रीय सहयोग प्राप्त करने के प्रयास किए। उन्होंने भारत में फ्रांसीसी कंपनी से संपर्क किया और अन्य देशों के शासकों के साथ भी पत्र व्यवहार किया। उन्होंने अपनी सेना को संगठित किया और फ्रांसीसी पद्धति पर प्रशिक्षित भी किया। इस प्रकार टीपू ने अपनी सेना को संगठित करके अंग्रेजों के खिलाफ युद्ध में उतर पड़ा। लेकिन 4 मई 1799 को टीपू सुल्तान की मृत्यु हो जाती है। इस प्रकार चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध भी समाप्त हो जाता है। द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध 1803 से 1806 में अंग्रेजों व मराठों के मध्य में होता है। अंग्रेजों की तरफ से लॉर्ड वेलेजली इसका नेतृत्व करते हैं। द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध प्राथमिक रूप से भारत में फ्रांसीसियों को रोकने के लिए लॉर्ड वेलेजली के प्रयासों का ही कारण था। इस द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध के अंतर्गत ही बेसिन की संधि होती है, जो बाजीराव द्वितीय और अंग्रेजों के बीच में 1802 में होती है। उसके बाद है नेपाल युद्ध। नेपाल युद्ध 1814 से 1816 में अंग्रेजों और गोरखों के बीच में होता है। अंग्रेजी सेना का जो नेतृत्व करते हैं वो लॉर्ड हेस्टिंग करते हैं। इसके अंतर्गत मार्च 1816 में सोंगोली की संधि के साथ यह युद्ध समाप्त हो जाता है। आगे है तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध। तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध 1817 से 1819 के मध्य अंग्रेजों और मराठों के मध्य होता है। इसमें अंग्रेजों का नेतृत्व लॉर्ड हेस्टिंग करते हैं। उसके बाद है आगे है प्रथम बर्मा युद्ध। प्रथम बर्मा युद्ध 1824 से 1826 में अंग्रेजों व बर्मा सरकार के बीच में हुआ। 1822 में बर्मा के सेनापति महाबुद्दुल्लाह ने असम और मणिपुर को जीत लिया। जब उसने कछार राज्यों को जीतना चाहा तो लॉर्ड एम्स्टर्ड ने इसका विरोध किया। इस प्रकार बर्मा सरकार और अंग्रेजों के बीच में अनबन शुरू हो गई। अनबन बढ़ते हुए 24 फरवरी 1824 को दोनों के बीच में युद्ध की घोषणा शुरू हो गई। आंग्ल बर्मा युद्ध याडूब की संधि के साथ 24 फरवरी 1826 को समाप्त हो गया। उसके बाद है आगे प्रथम अफगान युद्ध। प्रथम अफगान युद्ध 1839 से 1842 में लगभग 4 वर्षों तक चला। युद्ध की शुरुआत गवर्नर जनरल लॉर्ड ऑकलैंड के समय में हुई थी और समाप्ति लॉर्ड एडिनबरो के समय में हुई। प्रथम सिख युद्ध। प्रथम सिख युद्ध 1845 से 1846 में अंग्रेजों व सिखों के मध्य हुआ। लॉर्ड हार्डिंग ने अंग्रेजों का नेतृत्व किया। प्रथम से आंग्ल सिख युद्ध की समाप्ति मार्च 1846 में की लाहौर संधि से हुई। संधि के प्रावधानों के तहत पंजाब के राजा दलीप सिंह ने सतलज के दक्षिण के प्रदेश सतलज व ब्यास नदी के दबाव के सभी प्रदेश व दुर्ग अंग्रेजों को प्रदान किए और अंग्रेज जो सिख सेना थी उनकी संख्या बहुत ज़्यादा सीमित कर दी गई। सिख कश्मीर के मामले में लाहौर संधि से संतुष्ट नहीं थे, इसलिए उन्होंने विद्रोह कर दिया। दिसंबर 1846 में बेरवार की संधि हुई, इस संधि के अनुसार रानी जीत को प्रतिशासन व्यवस्था से हटा दिया गया और पंजाब के लिए एक प्रतिशासन परिषद गठित की गई। परिषद में अंग्रेज रेजिडेंट हेनरी लॉरेंस की अध्यक्षता में 8 सिख सरदारों को शामिल किया गया और इस प्रकार अंग्रेजों ने संपूर्ण पंजाब पर अपना अप्रत्यक्ष नियंत्रण स्थापित कर दिया। उसके बाद आता है द्वितीय सिख युद्ध। द्वितीय सिख युद्ध 1848 से 1849 में अंग्रेज व सिखों के मध्य ही होता है।
इसमें अंग्रेजों का नेतृत्व लॉर्ड डलहौजी ने किया। लाहौर की संधि और बेरवाल की संधि सिखों के लिए पूर्ण रूप से अपमानजनक थी और उनको स्वीकार कर पाना काफ़ी असंभव था। संधि के बाद बहुत से जो सिख सैनिक थे उनको सेवा मुक्त कर दिया गया था, जिससे वे अंग्रेजों के विरुद्ध षड्यंत्र स्थापित करने लगे। 21 फरवरी 1849 को अंग्रेजों ने गुजरात युद्ध में सिखों को पूरी तरह पराजित किया और लॉर्ड डलहौजी ने पंजाब राज्य को ब्रिटिश राज्य के अंतर्गत अधिकृत कर लिया। सिखों को कृपाण के अतिरिक्त कोई भी शस्त्र रखने पर प्रतिबंध था और इस प्रकार राजा दिलीप को पेशन योग्य बनाकर इंग्लैंड भेज दिया गया। आगे है द्वितीय बर्मा युद्ध। द्वितीय बर्मा युद्ध 1852 में अंग्रेज एवं बर्मा सरकार के बीच में हुआ। अंग्रेजों का नेतृत्व लॉर्ड डलहौजी ने किया। याडू की संधि से प्रथम युद्ध की समाप्ति हुई थी, किंतु बर्मा के नए शासक ने इस संधि की शर्तों को अपमानजनक मानते हुए इसे पालने से इनकार कर दिया। जनवरी 1848 में लॉर्ड डलहौजी ने बर्मा सरकार पर आक्रमण कर दिया। इस प्रकार द्वितीय आंग्ल बर्मा युद्ध स्टार्ट हो गया। उसके बाद है द्वितीय अफगान युद्ध। द्वितीय अफगान युद्ध 1878 से 1880 में अंग्रेज एवं अफगान के बीच हुआ। अब अंग्रेज की तरफ से लॉर्ड लिटन ने इसका नेतृत्व किया। यह युद्ध गंडमक की संधि के साथ मई 1879 में खत्म हुआ। अंग्रेज एवं याकूब खां के बीच गंडमक की संधि हुई। याकूब खान ने गंडमक में एक ब्रिटिश रेजिमेंट रखना एवं हेरात में अन्य सीमावर्ती नगरों में अंग्रेजी प्रतिनिधि रखना स्वीकार कर लिया था। इस प्रकार गंडमक की संधि के साथ द्वितीय अफगान युद्ध समाप्त हुआ। आगे है तृतीय बर्मा युद्ध। आगे है तृतीय बर्मा युद्ध। तृतीय बर्मा युद्ध 1885 में अंग्रेज व बर्मी सरकार के बीच में हुआ। अंग्रेजों का नेतृत्व लॉर्ड डफरिन ने किया। बर्मा के राजा विंडन की मृत्यु के बाद उसका पुत्र थिम्बो शासक बना। वह अंग्रेजों को अपना मित्र नहीं मानता था और इस प्रकार दोनों के बीच में संबंध खराब हो गए। लॉर्ड डफरिन ने बर्मा के शासक के पास मांडले में एक ब्रिटिश रेजिडेंट रखने की मांग की, लेकिन थीवा ने इसकी डफरिन की मांगों को अस्वीकृत कर दिया। इस प्रकार अंग्रेजी सेना ने 1885 में बर्मा के ऊपर आक्रमण कर दिया। तृतीय आंग्ल बर्मा युद्ध ने स्वतंत्र बर्मा के भाग्य का अंत कर दिया। संपूर्ण बर्मा पर अंग्रेजों का आधिपत्य स्थापित हो गया। अंग्रेजी साम्राज्य की सीमाएं चीन तक विस्तृत हो गई। बर्मा के लिए अंग्रेजों ने एक उप राज्यपाल नियुक्त किया और संपूर्ण बर्मा की राजधानी रंगून को बनाया गया। इस प्रकार तृतीय बर्मा युद्ध समाप्त हो गया। आगे है तृतीय अफगान युद्ध। तृतीय अफगान युद्ध 1919 में अंग्रेजों व अफगानों के मध्य हुआ। अंग्रेजों का नेतृत्व चेम्सफोर्ड ने किया। आगे है भारत चीन युद्ध। भारत चीन युद्ध 1962 में चीन द्वारा भारत पर आक्रमण किया गया। भारत पाक युद्ध 1965 पाकिस्तान के द्वारा भारत पर आक्रमण किया गया। आगे भारत पाक युद्ध 1971 में बांग्लादेश को आज़ाद कराने के लिए भारत पाक युद्ध हुआ 1971 में। सो गाइस, ये थे हमारे मध्यकालीन, प्राचीन या आधुनिक भारत के जितने भी प्रमुख युद्ध थे। यदि वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।